हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी थ्योरी। इस यूटिलिटी थ्योरी के बारे में बेसिक से बेसिक डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं वो किस तरह से निकल के आते हैं ये समझना ज़रूरी है आपको। तो सबसे पहले क्लास हम देख लेते हैं कि जो यूटिलिटी की डिफिनेशन है क्या होती है। यूटिलिटी को अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कार्डिनल थ्योरी, जिसे हम हिग्स, जिसे मार्शल ने दिया, या इसको गोसन का फर्स्ट लॉ, गोसन का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। इसी यूटिलिटी थ्योरी को लेकर के दूसरे कार्डिनल के बाद ऑर्डिनल थ्योरी आती है, जिसे हिग्स और एलन ने दिया, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व के माध्यम से पढ़ते हैं, रैंक देते हैं। इसके बाद रिबेल प्रेफरेंस के बाद रिबेल प्रेफरेंस थ्योरी आती है, सिमुलेशन की थ्योरी आती है। इस सिमुलेशन की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया आपने। और इसके बाद फिर से हिग्स अपना हेलन रिवाइज देते हैं, और इसके बाद आपकी आती है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी, जिसमें फ्रीडमैन, सेवेज और कई लोगों को हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो जो सीक्वेंस है यूटिलिटी थ्योरी का, यानी कंज्यूमर बिहेवियर का, कि किस बेस पे अपना बिहेव करेगा, कितना रेट पे क्या खरीदेगा, कौन से गुड्स को चूज़ करेगा, कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइजेशन करेगा, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइजेशन करेगा। तो ये जो थ्योरी बेस्ड है, सारे कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही कर पाएंगे क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है कि यूटिलिटी है क्या, सेटिस्फेक्शन है क्या यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहे हैं। तो हम टू द फैक्ट आपको पढ़ा रहे हैं क्लास, इसको साथ के साथ नोट करते जाइए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो पहला कंसेप्ट हमारा कि यूटिलिटी होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। वो तीन चीज़ें क्या है, अक्सर पूछ लिया जाता है। पहला तो ये है कि यूटिलिटी जो है वो मेजरेबल है। फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, यूटिलिटी क्या है, मेजरेबल है। सेकंड, लिखना तो लिख दीजिए, आप लिखते रहिए। सेकंड, यूटिलिटी कंपेरेटिवली है, मतलब आपको कंपेयर कर सकते हैं यूटिलिटी को। थर्ड है मैक्सिमाइजेशन, कि यूटिलिटी एक टाइम पे मैक्सिमाइज हो जाती है और एक टाइम के बाद निगेटिव देती है। तो ये जो एजम्पशंस है क्लास 3, ये बहुत एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या है, पहला है मेजरेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैक्सिमाइजेशन है। और तीसरा क्लास कंपेटिबिलिटी है। इसको नोट कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि यूटिलिटी को हम इस एस्पेक्ट से देखते हैं। अच्छा, क्लियर है, बहुत डेफिनेशन, एक एक लाइन समझना। यूटिलिटी को लेकर के ये बहुत ज़रूरी है, ये तीन चीज़ें आना, क्योंकि जो कार्डिनल थ्योरी किस पे बेस्ड है, कार्डिनल थ्योरी इन्हीं पॉइंटों पे बेस्ड है। वो कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं, यूटिलिटी को हम मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके लिए क्या कहता है वो, कि यह एक सब्जेक्टिव है, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट हो सकती है। कैसे बेटा, अब सुनो, अगर मैंने ये 10 रुपये की खरीदा तो मेरे लिए इसकी सेटिस्फेक्शन कितनी है, मेरे मन में आया कि मैंने 10 रुपये खरीदी है, तो सेटिस्फेक्शन हमारी कितने हो गए, 10 रुपीज़ की। और यही चीज़ अगर आपने 25 रुपये का लिया तो आपके लिए 25 रुपये की सेटिस्फेक्शन होगी। सो डिफरेंट पर्सन हैज़ डिफरेंट एस्पेक्ट अबाउट द, मतलब क्वांटिटी, क्या इस रेट में आप खरीदे हैं, ये आपको मैटर करती है, ठीक है। तो डिफरेंट मतलब जो पर्सन है वो कितना पे करता है। तो पे को हमेशा जो पेमेंट होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा आपको कि जो पेमेंट होती है, कोई गुड्स लिया, एक्स गुड्स लिया, तो उसकी जो यूटिलिटी है एक्स के बराबर क्यों लिखते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं यार, इसीलिए लिखते हैं कि हमने जितना पे किया उतनी हमारी यूटिलिटी है, हम जितनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी हम उतना ही पे करते हैं। इस थ्योरी में यही लर्न करते हैं कि जो हम पेमेंट करते हैं वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग पे करते हैं, चाहे हमारी किसी गुड्स की हो, जैसे एक लेबर को वेज मिलती है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है।
या आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ना ही है, या मार्जिनल प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट होती है। जो प्रोड्यूसर होता है उतने में सेल करता है जितनी उसकी मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल प्रॉफिट हर कुछ मार्जिनल पे डिपेंड है। तो मार्जिनलाइज्ड जो थ्योरी है, बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए जाना कि मार्जिनलाइज्ड जो थ्योरी है वो मार्जिनल बेस्ड है। मार्जिनल क्या होता है? एक एक्स्ट्रा यूनिट की कॉस्ट या एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन या एक एक्स्ट्रा यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो मार्जिनल का मतलब होता है व्हेन पर्सन, प्रोड्यूसर, सेलर, बायर कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट्स देन गेट सेटिस्फेक्शन, देन कॉस्ट, देन प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल। मार्जिनल तो मार्जिनल के बराबर ही पेमेंट करती है। तो जो पेमेंट करते हैं वही मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है। अगर यही पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं तो कहा जाता है कि भाई आपका कंज्यूमर लॉस हो गया। अब पेमेंट इक्वल करते हैं तो सेटिस्फेक्शन होता है। तो आगे डिटेल आपको पढ़ाएंगे। तो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन हियर, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट वाइज से ये 3 चीज़ें जरूरी है। अब एक और चीज़ है भैया, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? तो टोटल यूटिलिटी को कैसे जोड़ें? टोटल यूटिलिटी एन, मान चलो कोई बहुत सारी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं TUN। अब टोटल यूटिलिटी होते हैं कि जितनी आपने मार्जिनल कंज्यूम किया सबको जोड़ दीजिए। तो अगर मैं कहूँ कि आपने बहुत सारी यूनिट कंज्यूम किया, अब मैंने आपको एक टेबल लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ? समझाने के लिए कि देखो भैया, ध्यान समझना बच्चा, ये आप एक पर्सन है और एप्पल खाते हैं, ठीक है। तो एक अगर आपने एक एप्पल खाया, कह रहा हूँ, तो आपको फर्स्ट एप्पल से आपको सेटिस्फेक्शन 12 की मिली, दूसरे से आपको सेटिस्फेक्शन 10 की मिली, तीसरे से आपको 8 मिली, ऐसे से आपको मिलती जा रही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे पर्सन ज़्यादा कंज्यूम करता जाता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। ये फैक्ट है, ये नेचुरल, ये ट्रूथ है कि जो चीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होती उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। आगे आपको पढ़ाऊंगा कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स वाला एग्जांपल देकर के, तब समझ आएगा। तो बेसिकली हमें आपको कंसेप्ट बेस्ड समझा रहे हैं। तो आपको समझना है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन क्यों होती है। क्यों डिक्लाइन होती है यार? एक के बाद कंज्यूम करते हैं, दूसरी डिक्लाइन क्यों होती है? तो हमारी जो इच्छा है, हमारी मन है, मतलब सेटिस्फेक्शन है, क्या होती है उसके प्रति जो हमारा जो वो है ना, जिज्ञासा नहीं कर सकते, इसके प्रति जो हमारी जो सेटिस्फेक्शन है कम होती जाती है। मतलब उसको एक मेंटल, एक सब्जेक्टिव है। दैट्स वाई ये कहता है कि यूटिलिटी क्या है? यह एक सब्जेक्टिव है। किसी चीज़ के लिए आपकी वैल्यू ज़्यादा है, किसी लिए मेरी वैल्यू कम है। जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कम है। बात समझे ना? हालांकि डेप्थ में समझाएंगे आप धीरे धीरे, लेकिन आपको इसको समझना क्लास। तो जो टोटल यूटिलिटी होती है वो कैसे निकालेंगे क्लास? कैसे निकालेंगे? तो जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है ये सारी मार्जिनल है, ठीक है। अगर इसको मैं बताऊं, ये सारी क्वांटिटी है, ये सारी क्वांटिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने क्वांटिटी। अब इसको क्या क्लास बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी 1 बोलेंगे 12, इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी 2, इसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी 3, मार्जिनल यूटिलिटी 4, मार्जिनल यूटिलिटी 5, सो ऑन करके मार्जिनल यूटिलिटी ये लिख देंगे। तो ये क्या है? अगर इसको हम जोड़ दें, अगर इसको हम जोड़ दें तो क्या निकलेगा? टोटल यूटिलिटी n, यानी कि 2u कैसे निकालेंगे? m1 मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, मार्जिनल यूटिलिटी 3, सो ऑन, ठीक है। इसको समझे? मतलब अब कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि टोटल यूटिलिटी में ये सारे कॉन्सेप्ट, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी का योग होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है टोटल यूटिलिटी के इक्वल होती है, सही है। सारी मार्जिनल यूटिलिटी का ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर होती है, ये भी सही है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझना है। दूसरा, कई बार फार्मूला ऐसा लिखा रहता है क्लास, मार्जिनल यूटिलिटी n इक्वल टू, अगर मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो क्या होगा? डेरिवेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी अपॉन क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। ये लिखते हैं डेरिवेशन ऑफ क्यू, ये लिखते हैं कि कितनी आपने क्वांटिटी यूज़ किया और उसका डेरिवेशन निकाल देते हैं। तो ये भी एक फार्मूला होगा मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का।
ऐसा लिख सकते हैं। तो कई बार ये भी लिखा रहता है, कई बार ये भी लिखा रहता है, 2 चीज़ नोट कर लीजिए। तीसरा देखो क्लास, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं बच्चा क्या, कि ये है, देखो अगर इसको जोड़ दीजिए 12, 22, 30, 36, 40, 41, 39, ये बनते गई, हमारी 20 बनती गई, टोटल बन गई। तो अगर हमने लिखा ये क्या हो गया, अगर कहाँ से लेंगे, यहाँ लेंगे आप, मान चलो आपने मैक्सिमम यूटिलिटी कितनी है 34, तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी, दिख रहा होगा, यस, हम सोचते हैं टोटल यूटिलिटी n हो गई, कितना हो गया 34 हो गया। और ये क्या हो गया टोटल यूटिलिटी n -1 हो, यानी कि n से प्रीवियस ईयर, थोड़ी देर मानो ये आपका टोटल यूटिलिटी n है, क्या है, तो TUN है, इतना है, तो TUN -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TUN -n हो जाएगा। तो अब निकालिए क्लास कि 3 यूनिट कंज्यूम किया, अगर पर्सन ने 3 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, 3 एप्पल को कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 30, कितनी मिल रही क्लास 30। तो टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं, मेरी राइटिंग ऐसी है कि एक बार पेज भर जाता है भाई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n -1 वी कैन राइट। तो चाहे हम लिखें मार्जिनल यूटिलिटी n इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डी, या हम लिख सकते हैं टोटल यूटिलिटी TUN माइनस TUN। इस करेक्ट और नॉट, आई थिंक करेक्ट है। तो यानी कि अब देखो कितना हो गया 30 माइनस 22 इक्वल टू कितना हो गया 8, कितना क्लास 8 निकला, ठीक है। तो देखो 12, 10, 22, 22 8 30, 30 36 ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो एक तो आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चा लोग कि भैया टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी का फार्मूला क्या होता है, टोटल यूटिलिटी होती क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, और यूटिलिटी के मेन पॉइंट्स क्या हैं, क्या एजम्पशंस है कार्डिनल थ्योरी की। इतना समझ में आ गया होगा तो हम आगे चले भाई, ठीक है। अच्छा चलो बच्चा लोग समझ में आ गया। अब मेन कंसेप्ट अगर बताना है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी में आपको डिफरेंस बताने हैं। तो आपको 4 डिफरेंस बताने हैं बच्चा लोग, बता सकते हैं, सॉरी रिलेशन बता सकते हैं, तो बताइए कैसे बताएंगे क्लास। पहली बात तो ये बताओ कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का योग होता है, सम होता है, क्लियर, सही बात है। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, क्लियर है। तीसरा, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, बताओ देखो ध्यान समझना, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। देखो अब लिख लीजिए क्लास कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए क्लियर है। दूसरा, जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एक टाइम के बाद वो 0 हो जाती है। हमने ऐसा एग्जांपल लिया कि यहाँ नहीं आ रहा लेकिन देख सकते हैं। जब टोटल यूटिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, पीक पॉइंट पे हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पे 0 हो जाएगी, इसको नोट कर दीजिए, ओके। और जब टोटल यूटिलिटी एक हाई लेवल के बाद फॉल होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी शुड भी निगेटिव हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी जब यहाँ पर एक हाई लेवल के बाद फॉल होना शुरू हो जाएगा तो
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव रहेगी, ये जीरो हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, निगेटिव से हो जाएगी। ठीक है, इसको ग्राफिकल भी देख सकते हैं आप अक्सर क्लास। आप अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो कैसे निकलेगा, देख लीजिए। ग्राफ में प्लॉट करेंगे, छोटा ग्राफ बना लो आप, बड़ा बड़ा बना लेना। नहीं जा रहा भाई, यहाँ तो जा रहा। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। तो देखो अगर इसको देखेंगे तो क्लास ऐसे जा रही है, यूटिलिटी जीरो स्टार्ट हो रही है 12 से, तो ये टोटल यूटिलिटी बन गई। ठीक है, हाईएस्ट कहाँ पर हो रही है देख लेना, जहाँ हाईएस्ट हो, जहाँ पर वो हाईएस्ट होगी वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पे जीरो हो जा रही है। और इसके बाद ये फॉल, जब टी यू फॉल होगा, जब टी यू फॉल होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। और जब टी यू बढ़ रहा होगा, टी यू इंक्रीजिंग, देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग। या मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होती है तो जैसे जैसे डिक्रीज होती है लेकिन नेगेटिव नहीं होती, जीरो नहीं होती, तो उस टाइम टी यू बढ़ता होता है। ठीक है, और कुछ तो इसमें तीन है कि जब टी यू बढ़ रहा होता है तो एम यू घट रहा होता है, जब टी यू हाई होता है तो एम यू जीरो होता है, जब टी यू फॉल होता है तो एम यू निगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है बेटा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। ठीक है, ओके, सो नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये तो था टी यू और एम यू और जो भी है। अब क्लास आपने एक लर्न किया होगा, सुना भी होगा कि DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सुना आपने, DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इन सिंगल केस। अगर मल्टी केस मैं बताऊंगा, मल्टी केस में बताऊंगा, अगर सिंगल केस बताता हूँ। तो पहले देखो कि DMU होता क्या है। DMU का मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। तो इसको किसने दिया, दो गुड्स है क्लास। ठीक है, अगर सिंगल गुड में, सिंगल गुड्स की केस में, और मल्टी मतलब टू गुड्स में, तो इसको बोलते हैं सिंगल गुड्स कहते हैं। दूसरा बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, ठीक है। तो अगर इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे या सिंगल कोर्स में पढ़ेंगे, दो अलग अलग कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर है कि टू गुड्स लेंगे क्लास, यहाँ पे क्या लेंगे, एटलीस्ट कंज्यूमर टू गुड्स कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पर कंज्यूमर सिर्फ एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है वो दो पार्ट से डिवाइड होती है, जिसे गोसन का फर्स्ट लॉ और गोसन का सेकंड लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ये कहना चाहता है कि प्राइस जो हमेशा, आपको याद करना है कि किसी गुड्स का प्राइस जो हमेशा है वो मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि अगर कंज्यूमर टू गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इक्वल होगी। दोनों गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। कैसे, वो कहना चाहता है कि मान के चलो क्लास, एक जो गुड्स है यक्स का वो प्राइस यक्स के बराबर होगा, दूसरा कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो वाई है वो प्राइस वाई के बराबर होगा। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, वो कहता है कि प्राइस यक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी यक्स, या प्राइस वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स। या वी कैन राइट, इसको ऐसा भी लिख सकता है क्लास कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई। देखो ये आपके बुक्स में चार चीज़ें लिखी होगी, ये चार चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन ये सब एक ही है बच्चा लोग, ध्यान देना। एग्ज़ाम में अगर ये सिंगल गुड्स की बात कर रहा है तो एक गुड्स की बात कर रहा है, सेटिस्फेक्शन होगा। अगर मल्टीपल गुड्स की बात कर रहा है, दो या तीन या चार, सो ऑन यू कैन से। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इक्वी हम दो ना लेकर के तीन चार ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। वो कहना चाहता है कि जितना उसके पास इनकम होगी वो दोनों पर इस तरह से खर्चा करेगा कि दोनों से मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी। ये उसके एजम्पशंस है। सेटिस्फेक्ट, अब ये क्रिटिसाइज करेंगे, बात दूसरी है
लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आपको मान चलो कि ये थ्योरी अप्लाई होती है, चीज़ें होती हैं। तो अगर एग्ज़ाम में DMU की डिफिनेशन पूछता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, तो कोई बताएगा क्या होती है, इसको बताने का तरीका क्या है, तो बोलोगे क्लास रट्टा नहीं मारना है, सिंपली बोलना है कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, अन्य बातें समान रहने पर क्या उसकी इनकम कांस्टेंट रहे, मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहे, उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन ठीक रहे, गुड्स डिविजिबिलिटी रहे, गुड्स मेजरेबल रहे, गुड्स जो है ठीक है। तो इसके बिहाफ पे अगर एक कंज्यूमर, एक पर्सन जैसे जैसे क्वांटिटी कंज्यूम करता जाएगा उसकी टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, एक टाइम के बाद हाई होगी, इसके बाद फॉल होना शुरू हो जाएगा। और इस केस में जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है, जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, जब टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसी को बोलते हैं DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, कि मार्जिनल क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि TU का रिलेशन MU के साथ है, और TU जैसे जैसे बढ़ता जाता है मार्जिनल उसके पास कम होता जाता है, और जब मार्जिनल कम हो जाएगा तो उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। तो TU हाई होगा, ठीक है। जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है, याद है अभी बहुत कुछ समझाऊंगा कि जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है, क्लास देखो, जब टोटल यूटिलिटी हाई हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है उसकी, कम हो जाती है, और जो टोटल यूटिलिटी कम होती है तो उस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी भी हाई होती है। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और कहो तो यहीं पर समझा देता हूँ क्लास, अभी थोड़ा सा डेप्थ में और जाएंगे लेकिन बता देता हूँ। वाटर और डायमंड पैराडॉक्स सुना होगा आपने, आई थिंक सुना होगा। तो वाटर का प्राइस और डायमंड का प्राइस डिफरेंट क्यों होता है, जबकि वाटर बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, डायमंड ज़रूरी नहीं है। लेकिन डायमंड का प्राइस हाई होता है और वाटर का प्राइस कम क्यों होता है। तो इसका सीधा सा लॉजिक क्लास कि TU और MU का कैसे बोलेंगे सर, कि जो जिसका टोटल यूज ज़्यादा होता है, जैसे वाटर का टोटल यूज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है उसका कंजप्शन भी क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वैल्यू इन यूज ज़्यादा है, एक्सचेंज वैल्यू इसकी कम है। क्यों कम है, क्योंकि टोटल यूज उसका ज़्यादा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कम है, और प्राइस जो है हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। और डायमंड जो है उसका टोटल यूज कम है, TU मार्जिनल का टोटल यूटिलिटी मार्जिनल की कम है, लेकिन उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। तो डायमंड की मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है, वाटर की टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होती है। जहाँ जिसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसकी टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तो प्राइस कम होगा, और जिसकी टोटल यूटिलिटी कम होगी उसका मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगा तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो डायमंड का प्राइस ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है। हाई मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों है, क्योंकि रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम है, और उसको प्रेस्टीजियस चीज़ है, अवेलेबिलिटी कम है। जब अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और वैल्यू ज़्यादा है तो उसका यूज़ तो टोटल यूज़ तो नहीं है, लेकिन प्रेस्टीजियस के नाम पे मार्जिनल यूज़ ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। यार किसी पास डायमंड है तो उसका प्राइस क्या होगा, हाई होगा। क्लियर है। लेकिन वाटर है, पानी है, उसकी वैल्यू कम है। कम क्यों है, क्योंकि यूज़ ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। जिसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी उसका यूज़ ज़्यादा होगा, और जिसकी अवेलेबिलिटी कम होगी उसका यूज़ कम होगा। यूज़ कम होगा तो प्रेस्टीज चीज़ बन जाएगी, और ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू घट जाएगी। अब बात समझ में आई। तो मेनली होता क्या कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी सेटिस्फेक्शन, उसके लिए हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो टोटली जो थ्योरी बेस्ड है ना, जो बेस्ड थ्योरी है मार्जिनल यूटिलिटी की, वो यही है यार भाई। एडम स्मिथ ने ये मतलब इन लोगों ने क्यों ऐसा थ्योरी बनाया कि किसी गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए,
सबसे बड़ी बात यही आई ना कि किसी गुड्स का प्राइस कितना होना चाहिए, तो प्राइस उसकी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। अब बोले कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको बता दिया कि टीयू को डिफरेंट कर देंगे, मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। लेकिन टीयू किस पर डिपेंड करता है, रिसोर्स की अवेलेबिलिटी पर, टोटल यूज का, कंजप्शन पे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है ना, बहुत डेप्थ में जाने वाली बात है क्लास, और पूरा इकोनॉमिक सिस्टम पे बेस्ड है, पूरी थ्योरी, पूरा शास्त्र, पूरी इकोनॉमी इसी पे बेस्ड है। हम सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये तो रही ज्ञान की बात, लेकिन हमारा एग्जाम की बात समझें तो एग्जाम की बात में आपको हाँ, अगर आपसे पूछा था कि वाटर डायमंड पैराडॉक्स में किस में डिफरेंस है, टी और एमयू में डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछा था कि वाटर डायमंड्स में टी की वैल्यू हाई होती है तो मार्जिन वैल्यू क्या होगी, टी हाई होगा तो एमयू क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए वाटर का प्राइस क्या होता है, पानी का रेट क्या होता है, कम होता है, नथिंग बराबर होता है, क्योंकि उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है, मार्जिन कम है। इस डायमंड के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाटर डायमंड पैराडॉक्स किसने दिया, वाटर डायमंड में विरोधाभास क्यों है, विरोधाभास यही है, विरोधाभास समझते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है कि भाई पानी की अवेलेबिलिटी कम है, पानी की वैल्यू लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, उसका प्राइस कम है, और डायमंड की हमारे लाइफ में बहुत यूज़ कम है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो क्यों है। तो इसका आंसर आपको आज शायद मिल गया होगा, और मुझे लगता कि आप इतने नहीं, आप इतने टैलेंटेड हैं कि एक बार में समझ गए होंगे, इस बार सो जीनियस, ठीक है। सो इसके लिए चलिए, हमारा मेन मुद्दा क्या था क्लास, तो हमने पढ़ा आपको कि किसी भी डीएमयू, अगर वो डीएमयू की डिफिनेशन पढ़ लिया आपने, डीएमयू सिंगल गुड्स से मल्टी गुड्स की बात कर लिया, मल्टी गुड्स में इको मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं, और सिंगल गुड्स को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिंगल गुड्स बोलते हैं। इसका सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, उस गुड्स के यूटिलिटी के बराबर होगा, और इसमें क्या करेंगे, जितनी भी गुड्स रहेगी उसको बराबर हम इसकी यूटिलिटी के कर देंगे। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, 2 मिनट के लिए आप नोट कीजिए, फिर बताता हूँ, फिर एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तब तक अब जो टेबल आपको बनाई मैंने इसलिए बनाई कि आपको समझाने के लिए कि इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में हमने कहा कि ये 2 गुड्स मान चलो क्लास, हमने क्या किया, अरे भाई रुको, हमने क्या कोई एग्जाम्पल बताया कि जो होगा प्राइस एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी एक्स, प्राइस वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी वाई के बराबर देगा, हमने कहा। फिर हमने बताया आपको कि जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स होगा वो पी एक्स के बराबर होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी वाई होगी वो पी वाई के बराबर होगी, इस रेशो में जाएगा, यही रहेगा, ठीक है। तो अभी कहता है कि ये जो फार्मूला है, ठीक है भाई आपने कह तो दिया, ये इक्वल है, ये कौन सा है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है, इसको नोट कर देना, पहले बताया था आपको, ये सिंगल गुड्स के लिए है, ये भी सिंगल गुड्स के लिए, अगर दोनों को मिला देंगे तो मल्टीपल गुड्स के लिए ये हो जाएगा, 3 गुड्स 4 गुड्स सब कर सकते हैं, समझ आ गया। अब देखो क्लास, मैं कहता हूँ कि ये हमें यूटिलिटी है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये या इसको हम यूनिट बोलते हैं, यूनिट, ठीक है, यूनिट है। अब यूनिट्स है, एक्स गुड्स है, वाई गुड्स है, क्लियर है, कुछ ज़्यादा डफ नहीं है। अब आपको ये देखना क्लास कि मैं ये कहता हूँ कि मान के चलो, हम ऐसा करते हैं, मान के चलो प्राइस एक्स आपको देता हूँ 2 रुपये, प्राइस एक्स देता हूँ 2 रुपये, प्राइस वाई का रेट है 3 रुपये, मार्केट में प्राइस एक्स 2 रुपये है, प्राइस वाई का रेट 2 रुपये है, वाई का रेट 3 रुपये है, एक्स का रेट 2 रुपये है। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आप खरीदना चाहते हैं किसी गुड्स को, तो कैसे डिवाइड करेंगे, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एमयू को पीएक्स से डिवाइड कीजिए, तो क्या निकलेगा बेटा जी, इसको डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा, फिर मुझे बनाना पड़ेगा, तो इसको अगर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स को डिवाइड बाई पी एक्स कितना आएगा बताइए, तो 10 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 10, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से 2, तो 8 दूनी 9, कितना आएगा 8 6 नहीं भाई 7 6 और 5 आया ना, ये क्या आ गया आपका, मतलब रेशो आ गया, क्या आएगा, रेशो आ गया। दूसरा देखो, एम यू वाई अपॉन पी वाई कीजिए, कितना आएगा, इसको किससे डिवाइड करेंगे, हमने कहा कि 3 रुपये रेट है, कितना आपका
₹3 रेट है, तो कितना आएगा? 3 7 21 नहीं, 3 8 24, 8 आएगा। कितना आएगा क्लास? 8 आएगा। इसको 3 7 21 है, अरे भाई 7 तारीख 7, और इसको तो 6 5 3 5 15, 3 तरीका 9, 3 कम 3। क्लियर हुआ? तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि हमने आपको ये बता दिया कि भैया कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो है ये क्या है? ये रेशो है। अब आप देखिए कि इक्विलिब्रियम कहाँ होगा क्लास? इक्विलिब्रियम कितना होगा कि कितना क्या खरीदेगा कि दोनों के सेटिस्फेक्शन सेम हो जाए। तो इसका रेशो देखो, इस रेशो में कौन सा ऐसा पॉइंट है और इस रेशो में कौन सा पॉइंट है जो मिल रहा है। कितना खरीदेगा क्लास बताइए? तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा कंसेप्ट है ये है, बताओ कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे इसको? तो आपको देखना है कि अब ये तो हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया कि अब इसमें से कौन सा रेशो लेगा, इसमें से कितना लेगा, ये डिपेंड करता है कि कितना लेगा, वो कैसे कंज्यूम करेगा। मेन है कि आपके पास इनकम कितना है क्लास। अगर आपके पास मान चलो ये 24 रुपीज़ है, कितना है? 24 रुपये लेके जाता है, 24 रुपये लेके जाता है। तो अब आपको उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन कराना है, मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन कराना है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए अगर उसके पास 24 रुपीज़ है तो बताओ क्या कितना कितना खरीदेगा क्लास? तो देखो भाई दिख नहीं ना आपको क्लास, ये देखो 5 और 5 मिला। तो देखो दोनों को इक्वल 5 5 सेटिस्फेक्शन कहाँ मिल रहा है? 5 5 मिल रहा है। इसका मतलब क्या क्लास? इसका मतलब ये कि वो क्या करेगा? 6 क्वांटिटी किसी खरीदेगा? यक्स की। प्राइस यक्स देने पर इसी क्वांटिटी कितनी लेगा? वो 6 लेगा। और प्राइस 2 रुपये, प्राइस 2 रुपये होने पर वो यक्स की कितनी क्वांटिटी लेगा? यक्स की कितनी क्वांटिटी लेगा? 6 क्वांटिटी लेगा, क्योंकि उसका सेटिस्फेक्शन 5 5 इक्वल है। दूसरे को कहता है MUY, अगर इसका प्राइस जो है देखो 3 रुपये दिया हुआ है, तो 3 5 15, ठीक है, यानी कि 5, यानी कि इसी कितने लेगा? वो कितना लेगा क्लास? वो 4 लेगा। कितना लेगा? 4 लेगा। तो देखो PY अगर 3 रुपये दिया है तो क्वांटिटी कितने ले रहा है? 4 ले रहा है। गुणा कर दीजिए तो 6 गुणे 12, 6 दूनी 12 रुपये और प्लस 6 दूनी 12 रुपये प्लस 5 तिहाई 15 रुपये, कितना हो गया? 5 गुणे 4, सॉरी 5 गुणे 4, सॉरी 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, क्योंकि 4 क्वांटिटी खरीद रहा है 3 रुपये के हिसाब से, 6 क्वांटिटी खरीद रहा है 2 रुपये के हिसाब से। कितना हो गया? 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 12 6 दूनी 12, 24 हो गया। यानी कि 24 रुपीज़ क्या किया उसने? एक्सपेंडिचर किया। तो अब ये बात थियरी यहाँ पर क्लास समझाने के लिए बताना था आपको कि ये तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थियरी है, इसमें अलग अलग आप बना सकते हैं। तो क्लास बेसिकली क्या कहना चाहता हूँ कि कितनी क्वांटिटी खरीदेगा? तो 24 रुपये इसके पास था, तो 24 में वो 5 यूटिलिटी खर्चा कर रहा है, 6 क्वांटिटी खरीद करके 5 यूटिलिटी मिल रही है, और इसके साथ इसकी 4 यूटिलिटी खरीद करके उसको 5 की यूटिलिटी मिल रही है। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना? 6 और 4 बना। अगर इसको ग्राफ में समझाएं तो आपकी बुक वगैरह में कई बार ऐसे मिलेगा ग्राफ, 2 ग्राफ बनेंगे। क्या बनेंगे क्लास? 2 ग्राफ बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे आप क्वांटिटी x, यहाँ लिखेंगे क्वांटिटी y। क्लियर है? और यहाँ पर लिखेंगे आप मार्जिनल यूटिलिटी x, यहाँ लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी y। क्लियर है? और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा प्राइस के बराबर होती है। तो याद रखना कि ये क्या आएगा क्लास? 5 और 6 आएगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड कर दीजिए, अगर इसको बना देंगे तो ये निकलेगा, और इसकी भी डिवाइड कर देंगे तो
ये निकलेगा, क्लियर है वाई की। और इसमें भी क्या करेगा वो, इसकी भी 5 लेगा लेकिन इसकी 4 लेगा, तो यानी कि 4 क्वांटिटी वाई की ले रहा है, ठीक है, और 6 क्वांटिटी ले रहा है एक्स की, ठीक है, 6 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी लिया, ठीक है। इससे कितनी सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको, इतना खरीदेगा, इतनी सेटिस्फेक्शन मिली इसको। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एंड वाई दोनों क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल हो गए, 5 रुपये के बराबर हो गए। क्या हो गया, 5 रुपये के बराबर हो गया। तो यानी कहना ये चाह रहा है कि बहुत सारी कमोडिटी रहेगी तो क्या करेगा वो, कंज्यूमर इतना रेशनल है, हमने क्या एजम्पशन लिया, कंज्यूमर एक रेशनल पर्सन है, और जब रेशनल है तो विवेकशील, मतलब कहा जाता है कि अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, वो समझदारी से काम करेगा और अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइजेशन करेगा, सोच समझ के काम करेगा। बाद में से क्रिटिसाइज बेशक करें आप, लेकिन अभी इसको मान के चलो। अब देखो क्लास, अगर मैं बनाऊँ कैसे लेंगे, तो कैसे निकलेगा क्लास, लिख लीजिए उस फार्मूले को, MU(x/Px) MU(y/Py)। अगर आप इसकी वैल्यू रख देंगे कितनी क्लास, देखो 10/2 कहाँ गया, कहाँ लिखा भाई, हाँ 10/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू, दूसरा कहाँ गया भाई, घबरा गया, ठीक है, 15/3 15/3 कितना हो गया, 5 दूनी 2 5 5, ये कराओगे 5 बराबर कितना आ गया, 3 5 15, 3 5 15, 5 बराबर 5, यानी कि आ गया ना। वो कहता है कि जो दोनों का रेशियो है वो दोनों का रेशियो है इक्वल होएगा। या ऐसा कर सकते हैं, एक एग्जांपल जैसे आपको बताए थे क्लास कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपान मार्जिनल यूटिलिटी वाई इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई करके देखो क्या आता है। क्या एम एस कितना है क्लास, क्या है एम एस कितना है 10 है, और ये कितना है 15 है, बराबर क्या है 2 है, बराबर क्या है 3 है। आएगा क्या 3 5 15, कुछ गलती कर दिया भाई, उल्टा जाएगा, रेसिप्रोकल होगा। तो अगर इसको काटेंगे तो रेशो वही आएगा, सॉरी हाँ सही किया था, 10/15 बराबर 2/3, तो क्या होगा 2/3 कर सकते हो। दोनों का रेशो क्या होगा आप क्लास, इक्वल हो गया, 2.3 2.3 दोनों का रेशो इक्वल हो गया। तो दोनों का रेशो इक्वल होगा, गुड्स का प्राइस का रेशो इक्वल होगा, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दिया, लेकिन आपको समझना क्या है बच्चा, मैं समझाना चाहता था कि भाई इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी कहना क्या चाहती है कि कंज्यूमर के पास 2 गुड्स या 2 गुड्स से ज़्यादा हैं तो सारे गुड्स पर उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो इक्वल होगी, बेशक उस क्वांटिटी अलग अलग खरीदे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नॉलेज, मतलब यू हैव टू फोकस कि व्हाट आर द सेइंग द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहना क्या चाहती है। मार्जिनल को यूटिलिटी डिमिनाइज हो रही है, लेकिन वो दोनों को इतना खरीदेगा, दोनों की देखो दोनों की यूटिलिटी डिमिनाइज हो रही है, लेकिन दोनों का सेटिस्फेक्शन पॉइंट वहाँ पर होगा जहाँ पर दोनों की यूटिलिटी सेम हो रही है। 5 दोनों की यूटिलिटी सेम हो रही है, और दोनों की यूटिलिटी का रेशो और दोनों के प्राइस का रेशो, सॉरी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी का विथ प्राइस का रेशो इक्वल होना चाहिए, और दोनों की यूटिलिटी सार बने, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। आ गया भाई समझे। चलो मैंने आपको जो पढ़ाया एक बार फिर बताता हूँ, मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं रिवाइज करता हूँ, लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्यों करता हूँ। यूटिलिटी पे कोई क्वेश्चन बनाएगा गलत नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेट यूटिलिटी थ्योरी की एजम्पशंस पे पूछेगा तो कोई क्वेश्चन गलत मत कीजिए। फिर पूछता है कि टी और एम में रिलेशन से पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है आपको वाटर डायमंड पैराडॉक्स से, फिर DME से पूछ सकता है, फिर आपको टेबल दे के पूछ सकता है, या आपको इस तरह से टेबल दे के कई अलग अलग फंक्शन लिख देगा, बोलेगा ये कौन सा सही है, विच इज़ द करेक्ट, विच इज़ नॉट करेक्ट, ऑल ऑफ करेक्ट, कुछ भी कर सकते। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना, आपको पता है कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात वही होनी है। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि समझना क्या है, जो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए। तो मैं क्या समझूँ कि आपको समझ में आ गया, ठीक है ओके।
तो क्लास एक चीज़ और पूछा जाता है कई बार कि क्या ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ग्राफ है क्या ये डिमांड कर्व है? तो बोले यस इट इज डिमांड कर्व आल्सो, क्योंकि डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और एमयू हमेशा डाउनवर्ड होता है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो एमयू और प्राइस जब इक्वल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस जब इक्वल होता है, तो जो स्लोप मार्जिनल यूटिलिटी का होता है वही स्लोप डिमांड कर्व का होता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? घटती जाती है और प्राइस घटता जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वाई प्राइस के गिरने पर डिमांड बढ़ती क्यों है? तो आपका सही आंसर है कि प्राइस से गिरने पर डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घटती होती है वैल्यू, क्योंकि जो प्राइस घट जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती, इसलिए अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होने का एक रीजन ये है कि DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज समझ में भैया, पहले दिन बताया था, आज प्रूव किया हूँ उसको। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करके रखिए भाई। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है, नेट या सब कुछ आपको निकालना है, लेकिन ये तभी निकलेगा बच्चे, मैं पहले बता रहा हूँ कि आप बुक इस लैंग्वेज पे तो मत जाइए, कॉन्सेप्ट की एक लाइन को समझिए, क्योंकि आज का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ना वो सीधा नहीं है। डे बाय डे कंपटीशन भी इंक्रीज हो रहे हैं और कंसेप्चुअल बेस्ड वन डे टाइप एग्ज़ाम नहीं होने हैं। अगर आपसे मैं कहूँ क्लास एक सिंपल तरीके से कि आज जो हमने थ्योरी पढ़ा इसमें से अगर कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो फिर आप गलत हो गए यार, क्योंकि आपको मैंने बेसिक से लेकर के सब सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। हो सकता है कि आदमी को छूट गया हो, लेकिन आप गलत करते हैं तो गलत होगा। तो बेटा मेरा जो फोकस है आप समझ रहे हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मैं पूरी थ्योरी, कल मतलब यूँ समझो कि कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा है, तो जो ऑर्डिनल थ्योरी है जिसमें से हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व, उसकी प्रॉपर्टीज़, बजट लाइन, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्राइस इफेक्ट, अलग अलग केस में गिफ्ट और नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स के केसेस में। ठीक है, ये हमारा टास्क रहेगा। शॉर्टकट में चलेंगे, हमें 1 घंटे में ख़त्म करना रहेगा। आज भी हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटे होने वाले हैं। 1 घंटे में सारा कुछ कवर करना आपके लिए बड़ा टास्क है, मेरे लिए भी टास्क है, लेकिन आपको टू द पॉइंट नोट करना है, अच्छे से करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो भैया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आ गया, पर मेरी उम्मीदों पर दुनिया कायम है, इसलिए कायम है क्योंकि आप कुछ करेंगे अच्छा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलें, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम क्लास।